नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कैबिनेट दिस वीक, जिसमें हम बात करते हैं केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा लिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों की और जानने की कोशिश करते हैं कि ये फैसले आपसे कितना सरोकार रखते हैं, इन फैसलों का आप पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज सबसे पहले बात करते हैं अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा में 1500 करोड़ रुपए के निवेश को कैबिनेट से मिली मंजूरी की। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा, यह संस्था अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण काम करती है। कैबिनेट की मीटिंग में इरेडा एजेंसी को 1500 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी मिली है। सरकार के इस निर्णय से अब रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम करने वालों को आसानी से अधिक मात्रा में लोन मिल सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में निवेश का फैसला लिया गया, जिसके बाद अब इस क्षेत्र में 12,000 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा सकेगा और सरकार द्वारा अतिरिक्त इक्विटी पूंजी उपलब्ध कराने से इरेडा करीब 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को दे सकेगी। इससे 3,500 से 4,000 मेगावाट अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की कर्ज जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। देखते हैं एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी में 1500 करोड़ रुपए की पूंजी डालने को मंजूरी दी। सरकार के इस फैसले के बाद इरेडा अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को 12,000 करोड़ रुपए उधार दे सकेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी की पावर जनरेशन क्षमता को बढ़ाने के साथ ही इसकी फाइनेंस की क्षमता बढ़ाने के लिए भी निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से इरेडा को 3,500 से 4,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता सृजित करने में मदद मिलेगी। साथ ही हर साल रोजगार के करीब 10,200 नए अवसर पैदा होंगे। आज निर्णय लिया गया कि 1,500 करोड़ रुपए का इक्विटी इन्फ्यूजन इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड में किया जाएगा और इससे लाभ ये मिलेगा कि अतिरिक्त इक्विटी के आने से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में इरेडा अब लगभग 12,000 करोड़ रुपए तक की लेंडिंग कर सकेगा। इससे न सिर्फ इरेडा का नेटवर्क बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि सरकार की ओर से निर्धारित नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में बेहतर योगदान हो सकेगा। इरेडा का मौजूदा बुक साइज 27,000 करोड़ रुपए है। तो कैबिनेट के इस महत्वपूर्ण फैसले से निश्चित रूप से इरेडा को प्रोत्साहन मिलेगा और इस विषय पर विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड के प्रबंध निदेशक प्रदीप कुमार दास। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोलर एनर्जी सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रफुल्ल पाठक। प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। सबसे पहला सवाल प्रदीप जी आपसे, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के लिए 1500 करोड़ रुपए के निवेश का फैसला ये कितना महत्वपूर्ण मानते हैं सर आप, और इसके जरिए क्या कुछ लाभ हो सकेगा? धन्यवाद, नमस्कार। पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का और पूरे कैबिनेट कमेटी में जितने भी मंत्रीगण थे और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर पावर एंड रिन्यूएबल, उनका मैं धन्यवाद करूंगा कि ये सिर्फ 1,500 करोड़ का निवेश इन्फ्यूजन, इक्विटी इन्फ्यूजन नहीं है। ये अगले आने वाला समय में 12,000 करोड़ तो सीधा सीधा हम डिस्बर्समेंट कर सकते हैं जी। इसका अलावा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, हर साल 10,000 लगभग वो आएगा। प्लस पहले मैं बताता हूँ, सरकार का भी 1,500 करोड़ देने का तो डायरेक्ट सीधा सीधा सबको कैबिनेट का अप्रूवल हुआ पता चला, बट इनडायरेक्टली भारत सरकार हमें 2 साल से डिविडेंड का एग्जेम्पशन का माध्यम से लगभग 700-800 करोड़ दे चुके हैं। क्योंकि आप देखेंगे इरेडा का जो नेटवर्क था 4-5 साल से लगातार 2,500 करोड़ में अटका हुआ था। हमें 19-20 में डिविडेंड एग्जेम्पशन मिला, 20-21 में भी मिला। सो 2 साल में हमने लगभग 500-600 करोड़ का वहां बचत हुआ। तो हमारा जो भी प्रॉफिट 2 साल में बढ़ोतरी हुआ और इवन अभी तक के भी
21-22 का सितंबर का जी। भी, तो हमारा जो 2500 से लेकर 3400 तक सितंबर तक नेटवर्क बढ़ चुका है। मैं बताता हूँ, सिर्फ जो हमारा नेटवर्क बढ़ेगा, हर 1 रुपया के लिए हम 8 रुपया डिसबर्स कर सकते हैं। ठीक है। जैसे 1500 का 8 गुना हम डिसबर्स कर सकते हैं, ताकि 7 गुना हम भी बोरो कर सकते हैं और दे सकते हैं। क्योंकि हम एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो 1987 से लगातार सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी में ही काम करता है। देश में यही एक ही संस्था है जो रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंसिंग और सरकार का जो भी स्कीम होता है समय समय पर, ठीक है सर। उसको इम्प्लीमेंट करने में कामयाब ठीक। हुआ है अभी तक, और सरकार का पूरा भरोसा भी रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ प्रफुल्ल जी रही जुड़े बात हुए हैं। सर, जो मैं आऊंगा आपके renewable पास एनर्जी- में लौट करके। प्रफुल्ल जी, सीधा सा सवाल ये बनता है यहाँ पर कि प्राकृतिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत की ओर से किए गए प्रयासों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना की गई है। ये प्रयास कैसे हैं और इन फैसलों से इन्हें कैसे मजबूती मिल सकती है? हम सब जन अभी जानते हैं कि एक तरफ हमें हमारा ग्रोथ करना है रिन्यूएबल सेक्टर में, सोलर सेक्टर में, क्योंकि वो हम इंटरनेशनल एरा पे कमिट कर चुके हैं, और दूसरी तरफ हम लोग अभी ये पैंडेमिक और ये सब सिचुएशन से जूझ रहे हैं। तो इंडस्ट्री का डिमांड या इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशंस है कि सरकार की तरफ से कुछ उन्हें ऐसी इस तरह की उपलब्धता हो जिससे कि उन्हें फंड्स की उपलब्धता आसानी से हो जाए, और अगर फंड्स उपलब्ध होते हैं तो नेचुरली वो नए प्रोजेक्ट्स के लिए या उनके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या जो वो करना चाह रहे हैं उसके लिए वो बहुत सहायतापूर्ण होगा। जैसे इस विषय में बताया गया है कि इससे 3,500 से 4,000 मेगावाट तक के जो इंस्टॉलेशंस है वो बढ़ सकते हैं या उसको हेल्प मिल सकती है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है ना। वैसे देखा जाए तो बाकी हम लोग जो टारगेट रखे उसके हिसाब से कम है, बट जो सेक्टर में जहां जहां पॉसिबल है वहां छोटे बड़े पैमानों पे ये सब अगर होता है गवर्नमेंट की तरफ से, और पर्टिकुलरली इरेडा जिनको हम 35 साल से जानते हैं, इनका काम जानते हैं, इनका भी एक अच्छा बेस है, तो उनके थ्रू ये जो प्रयास चल रहा है तो मुझे यकीनन लग रहा है कि जो लोग इरेडा से जुड़े हैं या जो नहीं है वो भी अभी जुड़ेंगे, तो उससे एक अच्छा मोमेंटम आ जाएगा। और आज की जो सिचुएशन है पैंडेमिक के कारण, जिसमें कि हर एक जन देख रहा है कि मैं इस सिचुएशन से कैसे उभर कर आऊं, तो मुझे लगता है कि ये सोलर सेक्टर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसका स्वागत करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रफुल्ल जी, बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पैंडेमिक की वजह से जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो बढ़ा है। ऐसे में कैबिनेट यदि इतनी बड़ी वित्तीय मदद इस क्षेत्र को देता है जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को हम और ज्यादा बढ़ावा दे सके, तो लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, इसको लेकर के क्या कुछ प्रयास करने होंगे? सर, फैसला तो बहुत अच्छा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी हो और लोग इसका लाभ ले सके, उसके लिए क्या कुछ मैकेनिज्म जरूरी होगा? नहीं, अभी एक तो अच्छी बात है कि आजकल है ना, हमें याद है इरेडा 35 साल पुरानी है, सोलर एनर्जी सोसाइटी ऑफ इंडिया 40 साल पुरानी है, हम दोनों ऑर्गेनाइजेशन के भी रिश्ते बहुत पुराने हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोगों का काम अवेयरनेस करना, लोगों को बताना ये था ही। बट एक चीज आजकल हम लोग देखने को हमें मिल रही है, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ जो आजकल का डिजिटल एरा है, तो ये सब चीजें लोगों तक पहुंचना बहुत बड़ा काफी हद तक आसान हो चुका है। अगर इस तरह की जानकारी चाहिए या किसी से कनेक्ट होना है तो आजकल 24/7 हम किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो वो देखते हुए इसका डेफिनेटली लोगों तक ये जाना चाहिए। आपका भी ये जो भी प्रयास चल रहा है, आपने भी जो अभी ये इस चर्चा में इसका आयोजन किया है, मीडिया के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिलती है लोगों को, या ये सब सोशल मीडिया के कारण ये लोगों तक जाएगा, और डेफिनेटली वो जब इरेडा के पास आते हैं तो मुझे गारंटी है कि उनको फायदा होगा। और हम लोग भी अपील करना चाहेंगे सभी से, जो भी आज हमारे देश में युवा है या जो मिडिल एज एंटरप्रेन्योर्स है या कोई मिडिल लेवल के एंटरप्रेन्योर्स है, उन सबको हम जरूर आह्वान करना चाहेंगे कि ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार ने दी है। और इरेडा जैसी संस्था जो 30-35 साल से इस व्यवसाय में है, तो नेचुरली ये एक बहुत अच्छा सिचुएशन। अगला सवाल सीधा प्रदीप जी से यही बनता है। प्रदीप जी, ठीक है सर, ठीक है, प्रदीप जी से यही सवाल बनता है, लाभार्थियों को लाभ मिल सके, सर इसके लिए क्या कुछ मैकेनिज्म होगा, क्या कुछ इसके लिए कोशिशें की जाएंगी? ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यही है जी कि जो भी डेवलपर है, स्टेक होल्डर है, उनको एक लेंडर से 3 चीज जरूरत पड़ती है। पहले स्पीड इन प्रोसेसिंग,
ट्रांसपेरेंसी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप अगर देखेंगे कि तीनों फ्रंट में लास्ट 1.5-2 साल में इरेडा ने काफी कुछ काम किया है। एक मैं सिंपल उदाहरण दूंगा, हमने लास्ट जो अभी बताया गया कि कोविड में पैंडेमिक में प्रॉब्लम है, हमने उसी पीरियड में लास्ट नवंबर दिसंबर जब फर्स्ट कोविड पीक पीरियड था, हमने 3 लोन सतत स्कीम में सैंक्शन किए। जो हमारे पहले बार इरेडा में बोरोवर हैं, उन्हें हमारा ऑफिस में आना नहीं पड़ा, डिजिटल माध्यम से हम उनको सारे फैसिलिटेट किए, उनको फेस सैंक्शन हुआ। ये जो फेसलेस सैंक्शन वाली बात है, डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके करना है, इरेडा ऑलरेडी साल भर पहले कर चुकी है। नंबर 1 ये है कि ट्रांसपेरेंसी एंड स्पीड। दूसरा, 30 सितंबर को एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन इरेडा के लिए था। हमने 1374 करोड़ का एक सिंगल अकाउंट सैंक्शन किए थे और 1100 करोड़ का डिसबर्समेंट हमने एक ही दिन में किए थे। ये जो वर्ल्ड का नंबर 1 आरई डेवलपर जिसका इंडियन काउंटर पार्ट वेक्टर ग्रीन है, उन्होंने हमसे लिए थे। पूरा ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें 45 दिन में, एप्लीकेशन से लेकर डिसबर्समेंट तक 45 दिन में हमने किए है। हमारी टीम 12 से 14 घंटा ऑन एंड एवरेज नॉन स्टॉप उनका टीम के साथ काम किए। 45 दिन में प्रोजेक्ट लोन, वो भी 6 प्रोजेक्ट डिफरेंट स्टेट्स में था, उसमें ऑब्लिगेटर को ऑब्लिगेटर कॉन्सेप्ट को रखते हुए अच्छे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ लीगल कंसल्टिंग फर्म को रखते हुए जी ये सारे काम हो गया, जो उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। और वो उन्होंने ग्लोबल प्लेटफॉर्म में, जब हमारा दुबई एक्सपो हुआ, आए थे वो बोलने के लिए, हमें पता नहीं था ये उनके लिए भी ऐतिहासिक था। वो कोई भी ट्रांजैक्शन इतने बड़े अमाउंट पे हिस्ट्री में कभी किए नहीं थे। तो अगर वर्स्ट पीरियड में इरेडा ने हिस्टोरिक काम कर सकता है, उसका मतलब इरेडा काफी कुछ सुधार चुका है अपना सिस्टम, प्रोसेस, प्रोसीड्योर, कल्चर एंड वैल्यूज। दूसरा, सरकार नॉर्मली एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी देखते हैं, स्ट्रैटेजिक नॉन स्ट्रैटेजिक देखते हैं। हम स्ट्रैटेजिक सेक्टर में आते हैं, पावर और बैंकिंग दोनों ही स्ट्रैटेजिक है। और अभी रिन्यूएबल सिर्फ एनर्जाइजेशन नहीं है, कार्बन को नीचे लाना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है। आज 34 साल हो गया, इरेडा का जितना नाम होना है, ब्रांडिंग जितना मेहनत किया है, कंट्रीब्यूशन, वो शायद आम पब्लिक को पता नहीं था। इस 1500 करोड़ से आम पब्लिक को भी पता चलेगा और आम जो कई सारे डेवलपर, जैसे छोटे छोटे डेवलपर की बात हुए, वो भी इरेडा को अप्रोच करेंगे। और हमारा जो इरेडा का लोगों में लिखा रहता है, एनर्जी फॉर एवर, हमने अभी लास्ट ईयर से स्लोगन लगा दिया नीचे, वंस इरेडा ऑलवेज इरेडा। मतलब कोई भी अगर इरेडा में आता है तो वो डिससेटिस्फाइड होकर ना जाए, और एक बार अगर आ गए तो बार बार आते रहे। कब आएंगे? अगर आप ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, स्पीड एंड बेस्ट रेट उनको ऑफर करेंगे। क्योंकि रिन्यूएबल प्रोजेक्ट में मेन होता है कंस्ट्रक्शन पीरियड का रिस्क। ठीक है सर। एक बार सीओडी हो जाए, फिर 20-25 साल तक प्रोजेक्ट चलता रहता है, बहुत बड़ा ओआरएम खर्चा होता नहीं है। खास करके सोलर में रखेंगे तो कुछ भी नहीं, नेग्लिजिबल है। ओनली आपका सिक्योरिटी ऑफ द प्लांट एंड क्लीनिंग ऑफ दोस मॉड्यूल्स। तो उसमें जो बाकी पीरियड में कॉस्ट आता है, इंटरेस्ट कॉस्ट आता है। तो आप देखेंगे अभी भी जितना हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है लास्ट 5-6 साल में, इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो बाहर से आए, तो बाहर जो डेवलप कंट्रीज है मोस्टली वो सोचे हैं कि इंडिया इज अ वेरी गुड डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल। और भारत सरकार का जो कमिटमेंट का साथ साथ जो एफर्ट रेगुलरली होता है, हमारा मिनिस्ट्री में एवरी मंथली सेक्टरल मीटिंग सेक्रेटरी साहब का लेवल। ठीक है, ये जरूरी भी है, व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए जरूरी भी है। अगला सवाल मैं प्रदीप जी आपसे करना चाहूंगा। सर, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि योजना जिनके लिए बनाई गई है सीधे उन तक पहुंचे, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि भाषा का सरलीकरण हो, जिससे कि आम जो व्यक्ति है, आम जो नागरिक है, वो सीधा जुड़ सके और उसका लाभ ले सके। सर, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये वर्तमान समय में बहुत आसान है या फिर इसको और ज़्यादा आसान बनाए जाने की ज़रूरत है? मैं जो फॉर्मेलिटी होती है, जो फॉर्मिंग प्रोसेस होता है, उस पर सर मेरा सवाल है, क्या कहेंगे सर? हाँ, मैं इसी पे बता रहा हूँ। जैसे हम एवरी क्वार्टर हमारा स्टेक होल्डर्स मीट करते हैं, जो पहले कभी नहीं था इरेडा। प्रति क्वार्टर में जैसे हम अपना फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश करते हैं, फिर हम अपने स्टेक होल्डर जो बोरोवर्स है उनके पास भी जाते हैं। ठीक है, हम उनके बताते हैं कि हम ये रिफॉर्म्स लाए हैं।
हमारा जैसे कई प्रोसेस रिडंडेंट हो जाता है, ठीक है तो सर। उस प्रोसेस को हम एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है सर। उनसे भी सुझाव लेते हैं क्या क्या प्रोसेस ऑलराइट सर, समय की कमी हमारे पास में। लास्ट कमेंट प्रफुल्ल जी मैं आपसे भी चाहूंगा। ठीक है सर, समय की कमी है। प्रफुल्ल जी लास्ट कमेंट आपका। सर सोलर एनर्जी को भी बढ़ावा देने की बहुत सारी कोशिश की गई, हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी बढ़ावा देने के प्रयास लगातार सरकार के माध्यम से किए जा रहे हैं, और जो ऊर्जा के प्राकृतिक संसाधन हमारे पास मौजूद हैं उनका दोहन शुरू करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जिस तरीके से जनसंख्या का स्तर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में आगे यदि अभी हमने कदम नहीं उठाए जरूरी तो परेशानियां बढ़ेंगी। उसमें इतनी बड़ी वित्तीय सहायता ये कितनी बड़ी मददगार साबित होगी? सर लास्ट कमेंट आपका। ये निश्चित ही बहुत बड़ी वित्तीय सहायता है, और अगर ये वित्तीय सहायता उन लोगों तक जाए कि जो बड़े इन्वेस्टर्स नहीं है या बड़े डेवलपर्स नहीं है, जो मिडिल सेक्टर के डेवलपर्स है या जो स्टार्टअप्स है या जो नए कुछ करने वाले लोग हैं, उनके पास अगर ये जाता है तो निश्चित ही इसका बहुत मददगार होगा ये। और मैं तो चाहूंगा कि दोनों जो बड़े डेवलपर्स हैं उनको भी जाए और कुछ छोटे भी। और इवन मैंने जो पढ़ा है या जो मैं जानता हूँ तो मुझे भी इसका एहसास है कि गवर्नमेंट ने या इरेडा ने ये जो लाया है या ये जो स्टेप उठाया है वो इन सब मुद्दों को नजर में रख के ही बनाया हुआ है, और इसके लिए हम दोनों का निश्चित अभिनंदन करना चाहेंगे कि ये इस तरह के अगर छोटे छोटे या बड़े स्टेप भी आते हैं तो ये हम लोग जो टारगेट लेके चल रहे हैं कि हमें ये अचीव करना है या हमें एक अच्छा जीवन आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको देना है, तो मुझे बहुत गारंटी है कि ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण स्टेप होगा। बिल्कुल, ऊर्जा के प्राकृतिक संसाधनों की ओर जितना ज्यादा हम बढ़ेंगे उतना ही पर्यावरण भी बेहतर हो सकेगा, और वो सभी के लिए, हम सभी के लिए जो कि इस अर्थ प्लैनेट पर रहते हैं उन सभी के लिए ये बहुत मददगार साबित होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हम प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति इतना ज़्यादा संवेदनशील बनेंगे कि हम ऊर्जा के प्राकृतिक संसाधनों की ओर आगे बढ़ सके, और उसमें कैबिनेट का ये प्रयास। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ कैबिनेट दिस वीक में हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कैबिनेट द्वारा ब्याज पर ब्याज को लेकर लिए गए फैसले के बारे में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं संसद टीवी की खास पेशकश कैबिनेट दिस वीक। और कैबिनेट की इस हफ्ते हुई बैठक में सफाई कर्मचारी आयोग, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 3 साल के लिए बढ़ाए जाने का फैसला भी लिया गया है। साथ ही साथ कैबिनेट द्वारा ब्याज पर ब्याज वसूली को लेकर के भी फैसला लिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं ब्याज पर ब्याज की वसूली को लिए गए फैसले की। कोरोना महामारी के समय बिजनेस और इंडिविजुअल्स उधारकर्ताओं दोनों पर लोन का बोझ बढ़ा था। इसे देखते हुए सरकार ने छोटे कर्जदारों को 6 महीने के लिए लोन की अदायगी पर मोरेटोरियम पीरियड की राहत दी थी। बाद में मोरेटोरियम पीरियड की अवधि में कंपाउंड इंटरेस्ट का बोझ न पड़े, इसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर की बराबर राहत राशि उपलब्ध करवाने का फैसला हुआ था। बचे क्लेम के भुगतान के लिए 973 करोड़ 74 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ऋण खातों में उधारकर्ताओं को 6 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के अनुग्रह भुगतान की योजना को मंजूरी दे दी गई। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 973.74 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि के भुगतान को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, कोरोना महामारी के समय बिजनेस और इंडिविजुअल उधारकर्ताओं दोनों पर लोन का बोझ बढ़ गया था। इसे देखते हुए सरकार ने छोटे कर्जदारों को 6 महीने के लिए लोन की अदायगी पर मोरेटोरियम की राहत दी थी। बाद में मोरेटोरियम की अवधि में
कंपाउंड इंटरेस्ट का बोझ ना पड़े, इसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर की बराबर का राहत राशि उपलब्ध करवाने का फैसला हुआ था। 1846 करोड़ रुपए के क्लेम्स प्राप्त हुए हैं। तो अंततः शेष क्लेम्स जो बचे हैं उनकी प्रतिपूर्ति हेतु 973 करोड़ 74 लाख रुपए की स्वीकृति आज की गई है, ताकि ये जो डिफरेंस था कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, उसकी राहत भी इन उपभोक्ताओं को, बोरर्स को या ऋण लेने वालों को दी जा सके। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को अगले 3 साल के लिए बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। सफाई कर्मचारियों द्वारा उठाई जा रही समस्याओं को हल किया जा सके और वे सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सकें। सफाई कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए लक्षित निर्णय, दिशा निर्देश जारी करने का काम किया जा सके। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, इसका कालखंड अगले 3 साल के लिए और बढ़ाया गया। कार्यकाल 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया है। महामारी के बीच आयोग के कार्यकाल का विस्तार अहम है, क्योंकि संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में सफाई कर्मचारी ही सबसे अहम फ्रंटलाइन कर्मचारी हैं। तो मोरेटोरियम पीरियड और जो सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 3 साल के लिए जिस तरीके से बढ़ाया गया है, ये दोनों ही फैसले महत्वपूर्ण हैं। आरबीआई ने कोरोना संकट के दौरान 27 मार्च 2020 को विभिन्न अवधि के कर्ज की किस्त लौटाने को लेकर मोहलत दी थी। यह मोहलत उन किस्तों के लिए दी गई थी जो 1 मार्च से 31 मई 2020 के दौरान चुकाई जानी थी। बाद में इसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2021 तक कर दिया गया था। तो निश्चित रूप से इससे लाभ मिलेगा उन लोगों को जिन्होंने ऋण लिया था और उन्हें ब्याज पर ब्याज वसूली को लेकर के जो उनकी समस्या थी, उससे फौरी तौर पर इससे राहत मिलेगी। और आइए अब बात करते हैं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 3 साल के लिए बढ़ाए जाने की। और इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष बबन रावत। बबन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहला सवाल सर आपसे, स्वच्छ भारत अभियान के सफल क्रियान्वयन में सफाई कर्मचारियों का योगदान अभूतपूर्व है। सफाई कर्मचारी आयोग की भूमिका को कैसे देखेंगे? कैबिनेट की ओर से आयोग के कार्यकाल को 3 साल का बढ़ाया जाना कितना मददगार साबित होगा? सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हम कोटिशः आभार प्रकट करते हैं, देश के करोड़ों सफाई कर्मचारियों की ओर से, कि कल कैबिनेट की अध्यक्षता करते हुए कैबिनेट की ओर से राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल का विस्तार अगले 3 साल के लिए किया गया है। यह खबर जैसे समाचार चैनलों के माध्यम से देश भर में प्रसारित हुआ, देश के करोड़ों सफाई कर्मचारियों में खुशी की लहर व्याप्त हुई। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण फैसला है। और हम बात यदि सफाई कर्मचारियों की कर रहे हैं तो आप समझते होंगे बबन जी, मतलब जो धरातल पर रहकर काम करते हैं और निश्चित रूप से फ्रंट लाइन वर्कर्स की श्रेणी में उन्हें रखा गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री तो पाद पूजन तक करते हैं उनका। क्या कुछ संदेश देता है सफाई कर्मचारियों को मजबूती देना? ये कितना मायने रखता है, ये कितना महत्वपूर्ण? परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, समाज के अंतिम कतार में खड़े सफाई कर्मचारियों के प्रति उनका हृदय उद्गार, उनके प्रति उनकी संवेदना जग जाहिर है। चाहे पिछले दिनों प्रयाग में कुंभ मेले के दौरान सफाई कर्मचारियों का पैर पखारना हो, या काशी में हाल के दिनों में सफाई कर्मचारियों के साथ बैठकर भोजन करना हो, उनके ऊपर पुष्प वर्षा करना हो, यह अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। भारत के इतिहास में इसे स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी सफाई कर्मचारियों के बीच में जाकर के उनके साथ भोजन कर रहे हैं, उनके प्रति अपने दिल की उद्गार व्यक्त कर रहे हैं, उनके प्रति समाज की नजरिया बदले इस भावना से काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि यह देश भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन हमारे कश्मीर में जो वाल्मीकि भाई हैं वो आजादी के 75 वर्ष हम लोग मना रहे हैं। 2019 में संसद द्वारा
जब धारा 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया, तो कश्मीर के वाल्मीकि समाज को आजादी मिली। यह एक ऐतिहासिक काम था और इस कार्य को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करके सफाई कर्मचारियों के प्रति, समाज के अंतिम लोगों के प्रति, जो इस देश के महापुरुषों की भावना थी, महात्मा गांधी की जो भावना थी, उस भावना को, उस कड़ी को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए हम कोटि सा पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को सफाई कर्मचारियों की ओर से, वाल्मीकि समाज की ओर से बधाई देते हैं, हार्दिक शुभकामना देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। बबन जी, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को 3 साल के लिए बढ़ाए जाने का जो फैसला है, इससे सफाई कर्मचारियों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी और उनके नियमितीकरण से जुड़े हुए जो मामले हैं वो कितने ज्यादा आसानी से हल हो सकते हैं, या फिर उनमें कोई मदद और सुधार की जो गुंजाइश जो है उन्हें कैसे पूरा किया जा सकेगा? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन ही हुआ है सफाई कामगार समुदाय के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में बदलाव के लिए। सफाई कर्मचारियों के जीवन में बदलाव कैसे हो, इस दृष्टिकोण से आयोग का गठन हुआ है और आयोग का विस्तारीकरण भी इसी उद्देश्य से हुआ है। देश भर में घूमकर सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य दौरा करते हैं, सफाई कर्मचारियों की बस्तियों में जाते हैं, उनकी जीवन दशा को नजदीक से देखते हैं और जो भी आयोग के तरफ से वार्षिक प्रतिवेदन होता है वो सरकार को प्रेषित किया जाता है और तत्पश्चात सरकार के द्वारा सफाई कर्मचारियों के उन्नयन के लिए, उनके उत्थान के लिए आगे के कार्यक्रम तय किया जाता है। आपको शायद ये पता होगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम, ये सरकार की ये जो उपक्रम है, इसके माध्यम से देश के अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम के माध्यम से देश के सफाई कर्मचारियों के आर्थिक उन्नयन के लिए, उन गंदे पेशे से कैसे उनको छुटकारा दिलाया जाए, सम्मानजनक पेशा वो कैसे अपनाए, सम्मानजनक कार्य उनको कैसे दिलाया जाए, इसके लिए समय समय पर देश भर में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम के माध्यम से लोन दिया जाता है ताकि इनके जीवन में बदलाव आ सके, ये गंदे कार्यों को छोड़ करके सम्मानजनक पेशे को अपना सके। ठीक है बबन जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आयोग के कार्यकाल को 3 साल के लिए कैबिनेट द्वारा बढ़ाया गया। ऐसे में जब हम सफाई कर्मचारियों की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी शिक्षा उतनी नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। ऐसे में तमाम सारी इन सुविधाओं का वो लाभ ले सके। आपने बताया कि आयोग का गठन आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए किया गया है, तो सफाई कर्मचारी और उनके परिवार आयोग से संबद्ध हो सके, ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके, इसके लिए क्या कुछ प्रयास रहेगा आपका? आयोग देश भर का दौरा करता है, प्रतिवेदन तैयार करता है और जो तत्कालिक समस्याएं होती हैं जिले के स्तर पर, सेक्रेटेरिएट के स्तर पर खुद आयोग के माध्यम से उसको हल किया जाता है। दूरगामी जो समस्याएं होती है आयोग अपने प्रतिवेदन के माध्यम से सरकार को समय समय पर प्रेषित करता है और सरकार द्वारा समय समय पर कदम उठाया जाता है और सरकार का, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का ये निर्णय है, ये उनका उद्देश्य है कि समाज के अंतिम लोग मुख्य धारा से जुड़ें। समाज के अंतिम लोग कौन है? ये सफाई कर्मचारी हैं और सफाई कर्मचारियों की प्रति संवेदना जो प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर दिखाई है, उनके प्रति जो उद्गार दिखाया है, यह मैसेज देने का काम किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि देश के लोगों को सफाई कर्मचारियों के प्रति नजरिया बदलनी चाहिए। जिस तरह से भारत के सरहद पर हमारी देश की सेना दुश्मनों से देश की रक्षा करती है, देशवासियों से रक्षा करती है, उसी तरह से सफाई कर्मचारी देश के अंदर इस देश के लोगों की रक्षा के लिए सफाई के कार्य में डटे रहते हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर के काम करते हैं, चाहे हैजा हो, प्लेग हो या वैश्विक महामारी कोरोना हो, हर समय इस देश के सफाई कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते करते कभी कभी ये शहीद भी हो जाते हैं। तो इन्हें हम सफाई सैनिक के रूप में देखते हैं और इनका सम्मान जो प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है, इसके लिए हम कोटि सा आभार। बिल्कुल बबन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से समाज के अंतिम पंक्ति में जरूर रहते हैं हमारे सफाई कर्मचारी, लेकिन उनका जो योगदान है वो महत्वपूर्ण है और उनके प्रति हम सभी का सम्मान भी होना चाहिए। इसी के साथ कैबिनेट दिस वीक में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।